अब हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लिपिड्स जो होते हैं वो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिपिड्स जो होते हैं वो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जब हमने कहा कि अमीनो एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो जो पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, तो जो पोलर अमीनो एसिड होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, यानी ज़्यादातर अमीनो एसिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल आपको दिखेंगे। लेकिन लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो लिपिड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें जो पहला पॉइंट है कि जनरली वाटर इनसॉल्युबल, तो लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। फिर लिपिड के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? लिपिड के एग्जांपल्स में जो सिंपल फैटी एसिड्स हैं वो लिपिड के एग्जांपल हैं। ग्लिसरॉल लिपिड का एग्जांपल है। कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों पाए जाते हैं, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल करके एस्टर बनाते हैं, तो वो भी लिपिड का एग्जांपल है। तो एग्जांपल्स ऑफ लिपिड में जो पहला एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो है सिंपल फैटी एसिड, ठीक है। उसके बाद ग्लिसरॉल, उसके बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिल करके ग्लिसराइड बनाते हैं, वो एक एस्टर है, वो बताएंगे अभी आगे चल के, तो वो भी लिपिड का एग्जांपल है। तो ग्लिसराइड्स, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ लिपिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फास्फोरस होता है, जिनको फॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स एग्जांपल है, फॉस्फोलिपिड्स, इनका भी जिक्र अभी आगे किया जाएगा। उसके बाद लिपिड्स के एग्जांपल में कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी बुक में इन एग्जांपल्स का जिक्र किया गया है। इसमें जो फैटी एसिड है, जिसको कि एनसीईआरटी बुक ने सिंपल फैटी एसिड लिखा है, ये एक सिंपल लिपिड है। लिपिड भी कई तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। जब स्ट्रक्चर काफी बड़ा होगा, कई सारे ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उसको कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलेंगे, ठीक है। लिपिड के साथ जब कुछ और कंपाउंड प्रोटीन जुड़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा, तो उसको कंपाउंड लिपिड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब लिपिड का स्ट्रक्चर छोटा होगा, बड़े सिंपल ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उसको सिंपल लिपिड बोलेंगे। तो जहां तक सिंपल लिपिड का एग्जांपल है, तो फैटी एसिड भी सिंपल लिपिड है और ग्लिसरॉल भी सिंपल लिपिड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में जो सिंपल लिपिड का जिक्र किया गया है वो ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड का, ठीक है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाएगा, तो ग्लिसराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ग्लिसराइड को भी सिंपल लिपिड ही कहा जाएगा, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल खुद ही सिंपल लिपिड हैं, और इन दोनों के मिलने से जो ग्लिसराइड बनेगा, हालांकि उसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, बट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि उसको हम कॉम्प्लेक्स लिपिड के कैटेगरी में ले आए, ठीक है। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह से कहा जाए तो डिराइव्ड लिपिड है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर अजीब सा होता है, और अजीब सा कहने का मतलब है कि बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसका चित्र एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल लिपिड की, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो सिंपल लिपिड के एग्जांपल है। तो एक बार मैं यहाँ एग्जांपल में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा लिख के उसको सिंपल लिपिड लिख देता हूं। तो सिंपल लिपिड्स में और ग्लिसराइड को, इसको भी सिंपल लिपिड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक, और इन दोनों से मिलकर बनने वाले ग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल हो गए, और ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो बनता है ग्लिसराइड्स, ठीक, ग्लिसराइड। और ग्लिसराइड क्या होता है? ग्लिसराइड एस्टर होता है, तो ग्लिसराइड इज एस्टर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये एस्टर होता है।
सिंपल लिपिड में एक फैटी एसिड हो गया, दूसरा एग्जांपल ग्लिसरॉल हो गया और तीसरा एग्जांपल हो गया इन दोनों से मिलके बनने वाले ग्लिसराइड्स। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। देखिए फैटी एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH, ठीक है। मतलब फैटी एसिड में एक R ग्रुप होता है, ठीक है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। नाम में इसके जो एसिड लगा है वो इसी कारण लगा है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए इसके नाम में एसिड लगा है, ठीक। और जो R है वो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है, R के जगह पर इथाइल ग्रुप हो सकता है C2H5, या इसको हम CH3CH2 भी लिख सकते हैं। तो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप हो सकता है, या और भी लंबे कार्बन चेन वाले ग्रुप हो सकते हैं। तो यहां पर यह ध्यान आपको रखना है कि हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब इसमें कितने कार्बन होंगे, तो 1 से लेकर के 19 कार्बन एटम्स वाले लंबे चेन हो सकते हैं, लॉन्ग चेन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल जैसे यहां पर दिया गया है पामेटिक एसिड का। पामेटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन फैटी एसिड है, मतलब पामेटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन फैटी एसिड है। पामेटिक एसिड ये 16 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड है, 16 कार्बन फैटी एसिड है, ठीक। इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है वो भी इंक्लूडेड है। तो 16 कार्बन फैटी एसिड इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन यानी इस ग्रुप का ये भी कार्बन है, ये भी इंक्लूडेड है 16 कार्बन में, ठीक है। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझेंगे कि एक कार्बोक्सिल कार्बन आपने बना दिया COH, और इसके साथ में एक कार्बन ये हो गया 16 में से। अब जो 15 कार्बन होगा तो इस R ग्रुप में कितने कार्बन होंगे, 15 कार्बन होंगे। तो 15 कार्बन होंगे तो सबसे किनारे तो CH3 होगा, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, यानी कि 16 में से एक कार्बन जो R ग्रुप का टर्मिनल वाला कार्बन है वो हो गया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन ये निकल गए, तो कितने बचे, 14, यानी 14 कार्बन जो होंगे वो CH2 के फॉर्म में होंगे। CH2 ऐसे ब्रैकेट में करके 14 लिख दीजिए। तो ये हो गया पामेटिक एसिड का फॉर्मूला, CH3 CH2 का होल 14 COOH। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 और ये 14, 1 15 और ये 16। तो पामेटिक एसिड जो है वो एक कॉमन फैटी एसिड है। आपको एनिमल्स में, प्लांट्स में जो लिपिड मिलेगा उसमें पामेटिक एसिड बहुत ही कॉमन दिखने वाला, पाए जाने वाला फैटी एसिड होता है, ठीक। तो इसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया गया है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है CH3 CH2 का होल 14, ये पोर्शन R ग्रुप है। ये क्या है, R ग्रुप। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो R ग्रुप होता है वो R ग्रुप काफी लंबा होता है। इस R ग्रुप में एक कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक के चेन हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो चेन होंगे वो CH2 ग्रुप के रूप में होंगे। अब आप देख रहे हैं CH3 है, 14 बार CH2 करिए, उसके बाद फिर COH लिखिए। तो पामेटिक एसिड का आपको फॉर्मूला या स्ट्रक्चर नहीं भूलना चाहिए, ठीक। इसके बाद दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में दिया है, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड का, तो उसका भी आप नाम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड, जो एराकिडोनिक एसिड होता है, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड जो है ये 20 कार्बन फैटी एसिड है, 20 कार्बन फैटी एसिड, और
इस 20 कार्बन फैटी एसिड में जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक कार्बन भी होगा, तो टोटल कार्बन जो है वो 20 होगा। तो 20 कार्बन फैटी एसिड इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो वो अंडरस्टूड है कि टोटल जब हम कार्बन बोल रहे हैं तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी कार्बन इंक्लूड करेंगे, इसमें जितने कार्बन होंगे प्लस ये इस कार्बन को भी ऐड कर देंगे। तो इसके R ग्रुप में 19 कार्बन होंगे और जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होगा उसका भी एक कार्बन होगा, तो 19 और एक क्या हो जाएगा 20। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन या कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। तो आपको यहां पर सिंपल लिपिड्स में सबसे पहले जिन लिपिड्स का जिक्र किया गया वो फैटी एसिड का जिक्र किया गया। उसमें दो फैटी एसिड का जिक्र किया गया। एक फैटी एसिड था पामेटिक एसिड और दूसरा फैटी एसिड था एराकिडोनिक एसिड। ध्यान रखिएगा इसमें एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होता है और पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होता है। अब इसके बाद फिर आता है कि जो फैटी एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन के चेन में कहीं भी, तो वो उसको क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड कहा जाता है। और जब कार्बन के लंबे चेन में जब कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता है, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो उसको सैचुरेटेड चेन कहा जाता है। तो फैटी एसिड जो है वो दो तरह का होता है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड इज विदाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आप यहां लिख सकते हैं विदाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें कहीं आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा और इसमें आपको विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनका जो R ग्रुप होता है, ये वाला, इसमें आपको जगह जगह एक या दो या तीन आपको डबल बॉन्ड्स दिखेंगे। इस R ग्रुप में जो कार्बन की लंबी चेन है उसमें कहीं पर आपको एक जगह या दो जगह या तीन जगह या चार जगह ऐसे आपको डबल बॉन्ड्स दिख सकते हैं। तो अगर दिखेंगे इसमें R ग्रुप में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसी फैटी एसिड को आप क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड। और अगर कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखा तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। अब यहाँ जो एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जो पामेटिक एसिड है इसके R ग्रुप में, यानी इसके जो, ये तो कार्बोक्सिलिक कार्बन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये जो 15 कार्बन है इसमें कहीं भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो ये पामेटिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, ठीक, क्योंकि इसमें नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। लेकिन जब एराकिडोनिक एसिड को आप देखेंगे तो इसमें आपको इस R ग्रुप में, मतलब जो इसका जो R ग्रुप होगा, इसमें आपको कई जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। यूजुअली 4 जगह है जहां दिखता है। तो हालांकि सिलेबस में नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बस बता दे रहा हूं कि एराकिडोनिक एसिड नाम इसका दिया हुआ है, तो ये लिख लेंगे आप, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। तो एनसीईआरटी बुक ने बड़े चालाकी से बिना बताए हुए आपको एग्जांपल भी दे दिया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। जिक्र तो किया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहते हैं, लेकिन यहां पर एग्जांपल भी यही छिपा हुआ है, टीचर को बताना है। तो याद रखिए कि जो पामेटिक एसिड होगा वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है और एराकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, ठीक। ये
अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड पामेटिक एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो आर ग्रुप होता है, जो कार्बन की लंबी चेन होती है, उसमें कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जो उसका आर ग्रुप होता है उसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरे तरह का सिंपल लिपिड होता है वो है ग्लिसरॉल। ठीक, ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है, आप लोग पहले भी लोअर क्लासेस में हो सकता है जानते हो। तो ग्लिसरॉल जो होता है, अब इसकी बात करते हैं, ये थ्री कार्बन कंपाउंड है। ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ग्लिसरॉल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ये हो गया ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। और ग्लिसरॉल में आप देख रहे हैं 3 कार्बन है और 3 OH है। और 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को आप कहते हैं प्रोपेन। और यहां पर इस सपोज करिए आप प्रोपेन लिखते तो कैसे लिखते? CH3 CH2 CH3 लिखते कि नहीं लिखते? यही है प्रोपेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन का नाम सुने होंगे। और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो 3 हट गया तो क्या आ गया? 2, और यहां OH लगा दीजिए। इसका भी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो 2 हाइड्रोजन था, तो 1 हाइड्रोजन बचा, दूसरे हाइड्रोजन की जगह OH लगा दीजिए। इसमें भी 3 हाइड्रोजन थे तो 1 हटा दीजिए तो 2 हाइड्रोजन बचा और 1 हाइड्रोजन की जगह पर OH लगा दिया। तो यही तो हुआ ही, यानी ग्लिसरॉल किसका डेरिवेटिव है? प्रोपेन का। क्या अंतर है? 3 हाइड्रोजन प्रोपेन के जो अलग अलग कार्बन से हैं उनको रिमूव करिए, उनके जगह पर OH ले चिपका दीजिए, अटैच करा दीजिए। तो इसका जो नेम होगा, रासायनिक नाम होगा ट्राई हाइड्रोक्सी। कितने हाइड्रोक्सी है? 3। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ध्यान रखेंगे ग्लिसरॉल का नाम क्या होगा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल का जो नाम होगा आप लिख लें ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया दूसरा जो सिंपल लिपिड है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम ग्लिसराइड्स के बारे में बात करेंगे। ग्लिसराइड्स बनते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिल करके। आपको फैटी एसिड समझा दिया, आपको ग्लिसरॉल समझा दिया कि उन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कंबाइन करेंगे, उनके बीच में रिएक्शन कराएंगे और उससे क्या बनाएंगे? ग्लिसराइड्स। और ग्लिसराइड्स भी सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्लिसराइड्स। अब देखिए, जो ग्लिसराइड्स होते हैं ये एस्टर्स होते हैं। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी कि जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन करते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। एस्टर्स क्या है? जिसमें एस्टर ग्रुप पाया जाता है। अब एस्टर ग्रुप क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप सबको पता है कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जो होता है CH2OH CHOH, ठीक है, और CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। ठीक, यदि इस ग्लिसरॉल से कोई फैटी एसिड रिएक्ट करेगा तो फैटी एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप और ग्लिसरॉल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल। तो ध्यान रखें, ग्लिसरॉल हो गया और मान लीजिए हम यहाँ फैटी एसिड बनाते हैं तो फैटी एसिड में हम उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम इधर दिखाते हैं। जैसे R हम यहां लिखते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं OH C डबल बॉन्ड O और R, ये 1, मतलब ये एक फैटी एसिड कोई है। अब ये R ग्रुप अलग अलग होता है ना, अलग अलग फैटी एसिड में। सभी फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप तो कॉमन होता है, लेकिन अब जैसे एराकिडोनिक एसिड है तो उसका R में 20 कार्बन होगा, पामेटिक एसिड है तो उसके R में कितने कार्बन होंगे? 16 कार्बन होंगे। तो इसीलिए मैं R को 1, R2, R3 लिख सकता हूँ अलग अलग फैटी एसिड डिनोट करने के लिए। तो ये फैटी एसिड एक है। ठीक है,
अब फैटी एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यही तो है COOH। ये बात सबको समझ में आ गई। तो फैटी एसिड में ये लिख दे रहा हूं, ये फैटी एसिड है। तो अब आप देखेंगे कि फैटी एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि R जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, CH3 CH2 CH2 CH2। अब वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। डबल बॉन्ड यदि इसमें आ गया तो अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं आया तो सैचुरेटेड। और आपको मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और खासकर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो तो बिल्कुल भी रिएक्शन करने से बचते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसमें जो है वो रिएक्शन की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि फैटी एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यही रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन करेगा बॉन्ड बनाने या बॉन्ड टूटने में। इसी में आप चेंजेस देखेंगे, बॉन्ड बनना, बॉन्ड टूटना इसी ग्रुप में होगा, ठीक। और जो ग्लिसरॉल है उसके तरफ से जो रिएक्टिव ग्रुप होता है वो अल्कोहल होता है, OH OH OH। तो यहाँ कितने OH हैं? 3 है। और यहाँ कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 1। तो आप देखेंगे कि फैटी एसिड में, एक फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जबकि एक ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल ग्रुप होते हैं? 3 अल्कोहल ग्रुप होते हैं। तो एक ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहल ग्रुप होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक। तो यहां पर जो रिएक्शन होगा, जो दो फंक्शनल ग्रुप में, वो एक अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी इनके बीच में रिएक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल में जो फंक्शनल ग्रुप होगा इज अल्कोहल, ठीक, यानी यही रिएक्शन में हिस्सा लेगा। और जो फैटी एसिड में फंक्शनल ग्रुप होगा इज कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जब अल्कोहल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। कोई भी एसिड और कोई भी अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। यानी एसिड प्लस अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है, ठीक है। तो एस्टर कैसे बनता है इसको आप समझ लीजिए। अब ये OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये OH है और ग्लिसरॉल का ये OH, तो ये दो OH में के बीच में इंटरेक्शन होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आप वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दीजिए, कोई भी एक H और OH इसको निकाल दीजिए, या इन दोनों H और इस O को निकाल दीजिए। H2O निकालना है तो मैं किसी को निकाल देता हूं, मैं मान लेता हूं H ये और ये निकल गया, ठीक है। H2O, 2 H और 1 O इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है, ठीक है। तो अब अब इसके साथ ये जुड़ जाएगा ना, जब ये निकल गया इस O के साथ ये सीधे C जुड़ जाएगा। क्लियर हो? तो अब आप देखेंगे जो कंपाउंड बनेगा एक फैटी एसिड का एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन होने से वो ये बनेगा CH2O, ये O जुड़ गया किससे? C से, ये डबल बॉन्ड O है और ये हो गया R, ठीक है। और ये वाटर निकल चुका है और ये दोनों OH का किसी से रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए इसके बगल में कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। भैया ग्लिसरॉल के पास 3 OH ग्रुप है और फैटी एसिड के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही अल्कोहल से न रिएक्ट कर पाएगा, तो बाकी दो के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर एक और फैटी एसिड आ जाए तो इस OH से रिएक्ट कर लेगा, एक और फैटी एसिड आ जाए तो वो इस OH से रिएक्ट कर लेगा। यानी ग्लिसरॉल के साथ कितने मैक्सिमम फैटी एसिड रिएक्ट कर सकते हैं? 3, क्योंकि हर फैटी एसिड के पास अपना COH ग्रुप है, ठीक। तो 3 फैटी एसिड आएंगे तो एक फैटी एसिड का COH इस OH से, एक फैटी एसिड का COH इस OH से, और एक फैटी एसिड का COH इस OH से इंटरेक्ट करेगा। तो मैक्सिमम ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं? 3। यहां पर कितने जुड़ रहे हैं? 1। एग्जाम्पल में एक फैटी एसिड लिया है केवल, तो जब ग्लिसरॉल के साथ ये कंबाइन करेगा
तो यही स्ट्रक्चर बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। जब ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करेगा तो यही स्ट्रक्चर बनेगा, CHOH और CH2OH, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसको ही हम एस्टर कहेंगे। अब ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड थोड़ी ना रह गया, अब तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ गए, तो वहां पर एक नया कंपाउंड बना और इसी को बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड। तो ये आप देखेंगे कि मोनोग्लिसराइड बन गया। तो मोनोग्लिसराइड बनने में एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड ने रिएक्शन दिखाया, और ये जो बॉन्ड होगा, ये देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? एस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड या एस्टर ग्रुप की पहचान क्या है? इस एस्टर ग्रुप की पहचान है OC डबल बॉन्ड O, ये है एस्टर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आपसे पूछता तो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड O OH। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, this is ester group and this is OH group। तो अल्कोहल में OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वाटर निकलेगा, तो वाटर जब निकलेगा तो यही तो निकलेगा ना बेटा, ये निकल गया, तो यही तो बचा C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O बचा, तो इसी को तो एस्टर बोल रहे हैं। समझ में आया? तो इसलिए जो ग्लिसराइड्स होते हैं वो एस्टर्स होते हैं, किसके? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। ये बात समझ में आ गई? तो हमने आपको बताया कि ग्लिसरॉल से फैटी एसिड कंबाइन करता है तो उससे क्या बनते हैं? एस्टर्स बनते हैं। अब एस्टर्स में एक एस्टर जो बना वो है मोनोग्लिसराइड। ऐसे ही जब दूसरा फैटी एसिड लेके आएंगे तो यहां भी एक फैटी एसिड जोड़ सकते हैं, तो डाइग्लिसराइड। एक और फैटी एसिड ले आके जोड़ देंगे यहां पर, तो ट्राइग्लिसराइड। तो याद रखिए, ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड जुड़ेगा, दिस इज G मतलब ग्लिसरॉल, Fa मतलब फैटी एसिड, तो Mg बनेगा। Mg मतलब मोनोग्लिसराइड बनेगा, ठीक, जो यहां बना हुआ है। ग्लिसरॉल ये है, फैटी एसिड ये है, और Mg क्या है? ये है मोनोग्लिसराइड, ठीक। अब इसके बाद इससे एक और फैटी एसिड अगर आप जोड़ दें, मतलब एक और फैटी एसिड आप इससे जोड़ दें, दूसरा फैटी एसिड, ये तो था पहला फैटी एसिड, ठीक। अब ये आप दूसरा फैटी एसिड लेके आए, तो जब दूसरा फैटी एसिड लेके आएंगे तो अभी भी 2 OH खाली है, तो दूसरा फैटी एसिड इन दोनों में से जुड़ जाएगा, किसी से भी, तो डाइग्लिसराइड बन जाएगा। चाहे यहां जुड़े तब डाइग्लिसराइड, चाहे यहां जुड़े तब डाइग्लिसराइड, ठीक है। वो प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है कि किससे जुड़ेगा। जो फैटी एसिड आ रहा है उसमें कितना बड़ा चेन है, उसमें और कौन से ग्रुप लगे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बहरहाल 2 फैटी एसिड आएंगे, एक ग्लिसरॉल से जुड़ेंगे तो डाइग्लिसराइड बन जाएगा बेटा, तो इसको आप लिख लेंगे डाइग्लिसराइड, ठीक। और डाइग्लिसराइड से फिर एक फैटी एसिड और जोड़ दीजिए, यानी कितने फैटी एसिड हो गया? 3 फैटी एसिड जुड़ गए, तो अब बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है TG, TG मतलब ट्राइग्लिसराइड, ठीक। और DG मतलब क्या होता है बेटा? डाइग्लिसराइड। DG को बोलते हैं डाइग्लिसराइड, ठीक। तो डाइग्लिसराइड बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया, मोनोग्लिसराइड बन गया, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड आके अटैच होगा मोनोग्लिसराइड, एक और फैटी एसिड आके अटैच होगा डाइग्लिसराइड, एक और फैटी एसिड आके अटैच होगा ट्राइग्लिसराइड। लेकिन अब इससे ज्यादा चौथा फैटी एसिड नहीं आ सकता, क्योंकि चौथा फैटी एसिड आएगा कहां पर? रिएक्ट किससे करेगा? सारे OH तो कंबाइन हो गए, ठीक है ना, सारे OH तो रिएक्शन में हिस्सा ले लिया 3 अलग अलग फैटी एसिड से। तो इस तरीके से 3 तरह के ग्लिसराइड्स बन सकते हैं, ठीक। 3 तरह के ग्लिसराइड्स बन सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा है डाइग्लिसराइड और तीसरा है ट्राइग्लिसराइड, ठीक। मोनोग्लिसराइड में आपको पता होना चाहिए ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड होता है, डाइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड होता है, और ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एनसीईआरटी बुक में एक ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर समझाया है, तो क्या करना है, यहाँ जो एक फैटी एसिड है ऐसे ही 3 फैटी एसिड जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए ट्राइग्लिसराइड का एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो पहले आप ग्लिसरॉल बना दीजिए, CH2OH, मैं यहाँ बनाता हूँ CH2OH,
CHOH, मैं जानबूझ के इसको इधर बना रहा हूं, इधर नहीं, और फिर CH2OH, ठीक है। हम चाहे तो SOH को इधर भी बना सकते हैं, लेकिन किसी वजह से मैं SOH को इधर बना रहा हूं, जैसे हमने इस OH को इधर बनाया, इधर कर दिया, ठीक है। अभी बताएंगे बाद में क्यों इधर बनाया। तो ये हो गया ग्लिसरॉल। इसके बाद इन तीनों से एक एक फैटी एसिड जोड़ दीजिए। तो इससे जब फैटी एसिड जोड़ेंगे तो यही वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं सीधे अब यही बना देता हूँ, एस्टर बॉन्ड जोड़ने के बाद तो C डबल बॉन्ड हो, ये R1 हो गया, ठीक। उस तरह यहाँ भी हम जोड़ देते हैं, C डबल बॉन्ड हो R2। अगर दोनों फैटी एसिड सेम है तो R1 R1 लिख दीजिए, अगर अलग अलग फैटी एसिड है तो R1 R2 कर दीजिए, क्योंकि एक ट्राइग्लिसराइड में फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है एक सैचुरेटेड हो, एक क्या हो सकता है अनसैचुरेटेड हो, एक एराकिडोनिक एसिड हो, एक पामेटिक एसिड हो, या दोनों पामेटिक एसिड हो, या तीनों पामेटिक एसिड हो। वो इसकी वैरायटी होती है ट्राइग्लिसराइड की। यानी ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल तो सब में सेम रहेगा, लेकिन फैटी एसिड बदल सकते हैं। यानी दो ट्राइग्लिसराइड में अंतर किस चीज का हो सकता है, फैटी एसिड का, कि कौन सा फैटी एसिड किस ट्राइग्लिसराइड में है, अभी आगे उसका भी डिस्कशन होगा। तो ये यहां पर ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दो फैटी एसिड यहां जुड़ गए, अब तीसरा फैटी एसिड हम जोड़ दे रहे हैं, जैसे यहां जुड़े वैसे यहां जोड़ दीजिए। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इसको हम R2 मान ले या R3 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके ऊपर है इसको क्या मानते हैं। अब हम सीक्वेंस लेना चाहते हैं, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, जैसा एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, या इसको R1, इसको R2, इसको R3 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर ये बन गया ट्राइग्लिसराइड, सो दिस इज ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। यहाँ पर 3 फैटी एसिड हिस्सा लिए हैं, तो 3 फैटी एसिड हिस्सा लिए हैं तो कितने एस्टर बॉन्ड बन गए, 3 एस्टर बॉन्ड। एक एस्टर बॉन्ड ये है, एक एस्टर बॉन्ड ये है, और एक एस्टर बॉन्ड ये है। तो जब 3 एस्टर बॉन्ड होंगे तो ट्राइग्लिसराइड, 2 एस्टर बॉन्ड होंगे तो डाइग्लिसराइड, 1 एस्टर बॉन्ड होगा तो मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने इस वाले फैटी एसिड को इधर क्यों नहीं बनाया, इन दोनों के बीच में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो नेचर में वो L लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं, L और D, ये 2 तरह के आइसोमरिक फॉर्म होते हैं। ये आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, L आइसोमर एंड D आइसोमर, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर D और L, कैपिटल D और कैपिटल L क्या होता है, ये आपको केमिस्ट्री में डिस्कशन किया जाएगा। तो यहां बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये वाला ग्रुप इधर आ गया तो वो D लिपिड कहा जाएगा, लेकिन ये वाला ग्रुप इधर आता है तो ये L लिपिड है। एनसीईआरटी बुक ने बिना ये चीज को स्पष्ट किए खाली चित्र में इधर बना दिया। तो बच्चे सोचते हैं कि अरे इसको हम इधर ही बना दे तो क्या फर्क पड़ता है, इधर बना दोगे तो नेचर में इस तरह का लिपिड नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो ये ग्रुप है ये इधर मुड़ जाता है नेचर में। तो याद रखेंगे, ये ऐसा समझिए आपके लेवल पर हम इसको इसी तरह समझा सकते हैं। तो ये हो गया L लिपिड, L ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अगर D ट्राइग्लिसराइड होता तो ये ग्रुप जो था वो इधर चला आता इन केस ऑफ D लिपिड, ठीक है। लेकिन ये इधर है तो ये L लिपिड को इंडिकेट कर रहा है, L लिपिड को बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कारण आपको ध्यान रखना है कि जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसमें जो टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए फैटी एसिड हैं वो एक तरफ होंगे, और जो बीच वाला कार्बन से फैटी एसिड होगा वो उनके अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। तो इसको L फॉर्म बोलेंगे। अगर ये इस तरफ ही हो जाता तो D फॉर्म होता। तो आपको ये मगअप कर लेना, दिमाग में बैठा लेना है। तो कभी भी इधर मत बनाइएगा, एनसीईआरटी बुक में इधर बनाए। जब मैं कभी बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा ये चीज इधर क्यों बनी है, इधर क्यों नहीं बनी, तो बताते हैं कि उनके टीचर्स ने उनको बोला है कि बीच में जगह नहीं है, ये बीच में जगह कम है इसलिए इधर बना दिया गया है। तो इस तरह का आप कोई रीजन मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, यानी जो ग्लिसराइड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, नेचर में 2 रूप में एग्जिस्ट करते हैं, फैट एंड ऑयल के रूप में, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड एग्जिस्ट एज फैट एंड ऑयल, फैट और ऑयल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ग्लिसराइड कह लीजिए या ट्राइग्लिसराइड कह लीजिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो है वो ही कंप्लीट ग्लिसराइड है। डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में अभी भी एक मौका है फैटी एसिड जुड़ने का। मोनोग्लिसराइड में भी 2 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं,
डाइग्लिसराइड में भी एक फैटी एसिड जुड़ सकता है। ट्राइग्लिसराइड तो पूरी तरह से एक तरह से कंप्लीट ग्लिसराइड है, अब इसके साथ कोई और फैटी एसिड नहीं जुड़ेगा। तो आप पढ़ते होंगे ऑयल फैट में अंतर, हाई स्कूल में पढ़े होंगे या क्लास 8th में या क्लास 7th में पढ़े होंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। तो पहले ये तो जान लीजिए कि फैट और ऑयल होता क्या है, केमिकली ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कुछ इसी तरह का होगा। फैट और ऑयल में बस अंतर होगा कि कौन से फैटी एसिड पाए जा रहे हैं, बाकी ग्लिसरॉल तो फैट में भी होगा, ऑयल में भी होगा, ठीक है। फैट और ऑयल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जो ग्लिसराइड्स होते हैं ये दो रूपों में पाए जाते हैं, स्पेशली जब हम ग्लिसराइड की बात कर रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहे हैं। तो फैट और ऑयल दो रूपों में पाए जाते हैं। तो ऐसे ग्लिसराइड्स जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैट। एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, exist as solid at room temperature, ठीक। यानी ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और ऑयल क्या होते हैं, एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल लिक्विड होते हैं, फैट सॉलिड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे गरम करने पर सभी लिक्विड में चेंज आते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो सभी लिक्विड में चेंज आएंगे। देखिए रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में है, तो ऑयल जो होता है एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक। तो ये लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर ऑयल लिक्विड है और उस पर ऑयल जो है, उस पर फैट जो है सॉलिड है। यानी कि मेल्ट कौन किया हुआ है रूम टेम्परेचर पर, मेल्टेड कौन है, यानी गर्म करने से पहले ही कौन मेल्टेड फॉर्म में है, ऑयल। तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, फैट को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है, ऑयल को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए गर्म करने की जरूरत ही नहीं, वो पहले ही लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहता है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, रूम टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट कर जाता है, ऐसा कहिए ना। क्योंकि जब फ्लेम में ले जाएंगे, आग में ले जाएंगे तो टेम्परेचर 100, 200, 250, 300 जाएगा ना, 400, 500, 1000 तक जाएगा ना, तब जाके फैट मेल्ट करेगा। यहाँ तो रूम टेम्परेचर पर ही ग्लिसराइड मेल्ट करके बैठा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज ऑयल। तो यानी कि ऑयल जो होते हैं ये इनका मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक। और जो फैट होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी इनको गर्म करना पड़ता है तब लिक्विड में चेंज होंगे, और ये रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड रहते हैं। तो एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लिख तो दिया है, इसलिए क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, एमपी मींस मेल्टिंग पॉइंट। तो एनसीईआरटी बुक जो है ये मेंशन करती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। तो फैट एंड ऑयल आर एक्चुअली ग्लिसराइड्स एंड ऑयल इज द ग्लिसराइड whose melting point is low and fat is the glyceride whose melting point is high, ठीक है। और जिंजली ऑयल एग्जांपल है ऑयल का, जिंजली नाम में इसको ऑयल है, तो एनसीईआरटी बुक ने एक जिंजली ऑयल का जिक्र किया है, जिंजली ऑयल GINGELY, ठीक है। और ये जो है एग्जांपल है ऑयल का, तो ये चीज यहाँ क्लियर आपको हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जैसे जाड़े में आप देखते होंगे कि जैसे रूम का टेम्परेचर कम होता है तो बहुत सारे ऑयल जम जाते हैं। तो जाड़े का ही समय बहुत अच्छा होता है ये पहचानने के लिए कि कौन फैट है कौन ऑयल। जो ग्लिसराइड जाड़े में जम जाए फैट है, और जो ग्लिसराइड जाड़े में भी लिक्विड रहे, यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर हो गया तब भी वो लिक्विड है, यानी 5 डिग्री पर भी गला हुआ है, यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो चीज लिखा हुआ है, तो ये आपको क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो वजह क्या है इसकी, क्यों ग्लिसराइड ये भी है लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अब आप देखिए, ध्यान रखिएगा, आप लोग सुने होंगे फैट को ऑयल को फैट में कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजनेशन से। कैसे? हाइड्रोजनेशन से। याद रखिए, जो ऑयल होता है, ऑयल, उस ऑयल में
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ेगा तभी ना ट्राइग्लिसराइड बनेगा, 3 फैटी एसिड। तो उस 3 फैटी एसिड में से हो सकता है तीनों ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, या 2 अनसैचुरेटेड हो, या 1 अनसैचुरेटेड हो। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में है, वो वाला फैटी एसिड अगर मौजूद है तो वो ऑयल होगा। तो याद रखेंगे, ऑयल के केस में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा प्रेजेंट, ठीक। और फैट के केस में सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होगा। यानी जो तीनों फैटी एसिड जुड़ेंगे ग्लिसरॉल से, उनमें से किसी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ठीक। तो ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो मैं ऐसे बना देता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनके फैटी एसिड में होगा, और इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और यहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। 2 कार्बन के बीच में हम अटैचमेंट यहां समझा रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन होगा, फैट में इस तरह का सिचुएशन होगा, ऑयल। और सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मेल्टिंग पॉइंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जैसे ही गर्म करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, ये बात समझ में आ रही है आपको। बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसको जो है गर्म करने पर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब किसी ऑयल को फैट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन कराना पड़ता है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, निकेल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, निकेल या पैलेडियम नाम के कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराना पड़ता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है। तो हाइड्रोजनेशन आप नाम सुने होंगे, हाइड्रोजनेशन नहीं सुने हैं तो याद कर लीजिए। ऑयल को अगर फैट में कन्वर्ट करना है तो निकेल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन जाएगा कहां, यही पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो H2 हाइड्रोजन आप दे रहे हैं ना, H2। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका एक बॉन्ड खाली होगा, इसका एक बॉन्ड खाली होगा, इसके एक बॉन्ड से H जुड़ जाएगा, इसके एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यही बन जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन कराएंगे निकेल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो दिख रहा था वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो डबल बॉन्ड वाला फैटी एसिड है वो सिंगल बॉन्ड वाले फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको तेल को फैट में कन्वर्ट करना है, ऑयल को फैट में कन्वर्ट करना है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो वो जम जाएगा, ठीक। क्योंकि उसमें जो पाई बॉन्ड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में वो टूटेगा, और जो कार्बन के 2 वैलेंसीज खाली होंगे उनसे दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक कार्बन से दूसरे कार्बन से, और वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। और इसलिए और ऑयल बन जाएगा क्या, फैट। तो ऑयल को फैट में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, किस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, निकेल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। ये चीज एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट लोअर क्लासेस में ये आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि ग्लिसराइड जो है वो 2 तरह के होते हैं, फैट और ऑयल, और दोनों में क्या अंतर है वो हमने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद कुछ दूसरे तरह के लिपिड्स की बात करते हैं, थोड़ा जो है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड की बात करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। तो नॉर्मली लिपिड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। लिपिड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, लिपिड के अंदर। लेकिन कई बार कुछ लिपिड होते हैं जिनमें फास्फोरस भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है। तो अब हम उस तरह के लिपिड की बात करने जा रहे हैं। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे कि सम लिपिड्स हैव फास्फोरस, यानी सम लिपिड्स हैव फास्फोरस, ठीक है। तो कुछ लिपिड्स में फास्फोरस होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। तो सम लिपिड्स हैव फास्फोरस, ठीक है। और ऐसे लिपिड को फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। तो ऐसे लिपिड को क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो
सम लिपिड्स है फॉस्फोरस, और ऐसे लिपिड को फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। और फॉस्फोलिपिड हम लोग जब सेल पढ़े तो पढ़ाए थे आपको कि फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी फॉस्फोलिपिड कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी बुक एक पॉइंट और मेंशन करती है कि इसमें फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, यानी ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये ग्लिसराइड ही होते हैं, दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स, यानी फॉस्फोलिपिड भी ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं, प्लस इसमें ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी समझा रहा हूं, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये एक्चुअली नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन भी घुसा हो। तो यहां जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। यानी कि आप कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरस तो है या साथ में नाइट्रोजन भी है। इस फॉस्फोलिपिड का नाम जिसमें कि फॉस्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, लिसाइथिन है। तो मोस्ट जो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है उसका नाम है लिसाइथिन। इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो लिसाइथिन क्या है? लिसाइथिन एक ट्राइग्लिसराइड है, ठीक। ये एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक। ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड इसके अंदर होता है फॉस्फोराइलेटेड, ये भी सही है। यानी जितनी बात हम कह रहे हैं कि लिसाइथिन एक लिपिड है, बिल्कुल सही। लिसाइथिन एक फॉस्फोलिपिड है, बिल्कुल सही। लिसाइथिन जो है ये इसमें फॉस्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये भी बात सही। लिसाइथिन में फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, ये भी बात सही। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही जा रही हैं और उन सबको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, लिसाइथिन नाम का जो कंपाउंड है जो कि फॉस्फोलिपिड का एक कॉमन एग्जांपल है और यही सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड तो कई तरह के होंगे। तो पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन में कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाएगा, तो बोलिएगा लिसाइथिन पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन में लिसाइथिन नाम का फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, लिसाइथिन में होता क्या है कि लिसाइथिन के फॉर्मेशन में, मैं यहां जो लिसाइथिन है या लेसिथिन पढ़ते हैं इसको, लिसाइथिन के फॉर्मेशन में ग्लिसरॉल हिस्सा लेता है, ठीक। इसके फॉर्मेशन में 2 फैटी एसिड हिस्सा लेते हैं, ठीक। और इसके फॉर्मेशन में एक फॉस्फोरिक एसिड हिस्सा लेता है, 1H3PO4। H3PO4 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है लेकिन एसिडिक नेचर दिखाता है H आयन की वजह से। H आयन छोड़ेगा, ये भी 3 H आयन छोड़ेगा तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो H3PO4, तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो 2 एसिड फैटी एसिड हो गए और एक एसिड हो गया फॉस्फोरिक एसिड। तो कितने एसिड हो गए? 3। अब ग्लिसरॉल के साथ जब 3 एसिड जुड़ता है, ग्लिसरॉल के 3 OH के साथ जब 3 एसिड मिलता है तो क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड। तो ये तीनों मिल करके ट्राइग्लिसराइड बना लेंगे। अब प्लस इसके साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ेगा, कोलीन, ठीक है, कोलीन जुड़ेगा, तब जाकर के लिसाइथिन बनेगा। तो लिसाइथिन के कितने टुकड़े हैं, कितने कंपोनेंट हैं, यानी कितने कंपोनेंट जब मिलेंगे तो लिसाइथिन बनेगा? तो ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, 1 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और 1 कोलीन, जब ये मिलेगा तब जाकर के लिसाइथिन बनेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं। ये जो कोलीन है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ठीक। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक। और ये कोलीन इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब जुड़ेगा तो बोल देंगे फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। और फिर ये दोनों जब ग्लिसरॉल से जुड़ेंगे तो वही एस्टर बन जाएगा। तो समझिए कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अब यहां पर आपको ये कोलीन ग्लिसरॉल पहले हम बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये CH2OH, ठीक है, ये बन गया। और वही चीज है जैसे पहले मैं यहां बनाता हूं, CH2OH,
इधर मैं लिखता हूं CHOH। ठीक, जैसे मैं बताया था कि लिपिड्स जो होते हैं वो L होते हैं कि D होते हैं, L लिपिड। तो हमें बीच वाला जो फैटी एसिड जोड़ेंगे या जो भी एसिड जोड़ेंगे वो अपोजिट साइड में जोड़ेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर OH इधर बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ एक फैटी एसिड इधर जोड़ दीजिए और एक फैटी एसिड इधर जोड़ दीजिए, तो ग्लिसरॉल आपने बना दिया और दो फैटी एसिड आपने जोड़ दिया। तो फैटी एसिड आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R1, लिख दिया। कोई भी R कर देंगे, कोई भी फैटी एसिड हो सकता है, R1 मतलब कोई भी। और इधर भी आप फैटी एसिड जोड़ देंगे तो इधर भी इसी तरह का एस्टर बॉन्ड बना करके इधर कर दीजिए R2। तो ये बन गया डाइग्लिसराइड। क्या बन गया? डाइग्लिसराइड, क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड जुड़ गया तो डाइग्लिसराइड हो गया। और जब दो फैटी एसिड जुड़ गया, डाइग्लिसराइड हो गया, तो कितने एस्टर बॉन्ड बन गए? दो एस्टर बॉन्ड बन गए। ठीक, ये एस्टर बॉन्ड। इसके बाद अब इसमें कंपाउंड होता है कोलीन। कोलीन, ठीक है। तो कोलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप ध्यान से देखिए, ये भी अल्कोहल होता है। तो मैं यहां बनाता हूं OH CH2 CH2, ठीक। और एक आप बीच में नाइट्रोजन जोड़ के तीन उससे CH3 ग्रुप जोड़ देंगे, CH3 CH3 CH3। और नाइट्रोजन के ऊपर जब चार बॉन्ड आ जाता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, अमोनिया, तो ये नाइट्रोजन पर H, तो क्या लिख देते हैं? अमोनिया। लेकिन जब अमोनियम आयन करते हैं तो यहां पर जब आप एक H जोड़ देते हैं तो इस पर एक प्लस लगाना पड़ता है। अमोनियम आयन में देखिए NH4 प्लस होता है, NH3 प्लस नहीं होता। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आएगा तो प्लस आ जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन और आकर के जब इसे चिपकेगा H प्लस, तो अब इसके पास NH3 के साथ एक हाइड्रोजन और आएगा तो क्या हो जाएगा? NH4 प्लस। तो उसी तरह से ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये तीसरा मिथाइल ग्रुप, और इधर CH2 से जुड़ा है तो उस पर एक प्लस चार्ज आपको दिखाना पड़ेगा। दिस इज कोलीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोलीन कहा जाता है। ये कोलीन है। तो कोलीन का स्ट्रक्चर आप फिर से देख लीजिए बेटा। कोलीन का स्ट्रक्चर है OH अल्कोहल CH2, मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, ये N है, इससे CH3 जुड़ गया, CH3 है और ये CH3, और ये इस पर प्लस चार्ज है। एनसीईआरटी बुक में ये प्लस छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो हमने भी अपने पैकेज में या जो स्टडी मटेरियल दिया है उसमें एनसीईआरटी के ही डायग्राम को फॉलो किया है, बट लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये प्लस होगा। सो दिस इज कोलीन। तो कोलीन क्या है? उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कोलीन हो गया। अब कोलीन में देखो, इसको हम बोलेंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजिनस कंपाउंड है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। तो हमने क्या बोला कि फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अभी ये जो कोलीन है, अभी इसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड कह लो इसको, या ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, या ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड कह लो, बात समझ में आ गई। और इसके साथ आप फास्फोरस को जोड़ दो, फास्फोरिक एसिड को जोड़ दो। तो फास्फोरिक एसिड में तुमको पता होगा, फास्फोरिक एसिड में ये P, ध्यान रखना है, फास्फोरिक एसिड में P होता है, डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ठीक। तीन OH होते हैं ना फास्फोरिक एसिड में, इसका स्ट्रक्चर H3PO4। तो तीन तरफ OH है। तो ये दोनों OH जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, देखो ध्यान से, OH है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, एक O इस CH2 से अटैच हो जाएगा। तो मैं यहां सीधे इस O को अटैच कर दे रहा हूं इससे, ठीक। और क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो तुम बोलोगे ना कि कोलीन फास्फोरिक एसिड से जुड़ गया। कोलीन जब फास्फोरिक एसिड से जुड़ गया, कोलीन जब फास्फोरिक एसिड से जुड़ गया तो इसी को तो बोलेंगे ना फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड, इट इज फॉस्फोराइलेटेड, इससे फास्फोरिक एसिड जुड़ गया। तो फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजिनस या ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी कहना चाहो, ठीक है। तो
तो फॉस्फोराइलेटेड या नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और अब ये दो OH, अब ये ग्लिसरॉल का OH है, इस फॉस्फोरिक एसिड का इधर वाला OH, इसके बीच में भी रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वो डायरेक्ट इस P से जुड़ जाएगा, तो ये भी तो एस्टर बॉन्ड हो गया बेटा, इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। और यहां भी रिलीज हो गया क्या, वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां रिलीज हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां रिलीज हुआ। ये जब बना था तब भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ये जब बना था तब भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। याद करो पहले जब बताया कि एस्टर बॉन्ड जब बनता है अल्कोहल और एसिड ग्रुप में तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई? तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, 1 2 3 4। अब ये कंपाउंड कंप्लीट जुड़ के बड़ा कंपाउंड हो गया। देखो इसमें एक ग्लिसरॉल, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड था और ये कोलिन था। तो कोलिन और फॉस्फोरिक एसिड जुड़े तो ये फॉस्फोराइलेटेड कोलिन हो गया, या बोलोगे फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। और फिर ये जुड़ गया किससे, ग्लिसरॉल का जो एक OH था। ठीक है, तो एक एस्टर बॉन्ड ये है, एक एस्टर बॉन्ड ये है, और ये जो बॉन्ड है देखो बेटा ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। देख रहा हो इसमें क्या है, OP डबल बॉन्ड O, ये। और एस्टर बॉन्ड में क्या होता है, OC डबल बॉन्ड O। तो इसको एस्टर बोल देते हैं, यहाँ C की जगह P आ गया है तो इसको फॉस्फोएस्टर बोल देंगे। तो है तो एस्टर ही बॉन्ड ना, बस उसमें कार्बन की जगह P आ गया, P आ गया। तो एस्टर बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एस्टर ये भी है, एस्टर ये भी है, एस्टर ये भी है, बस अंदर ये फॉस्फोएस्टर है। तो 3 एस्टर बॉन्ड दिख गए, तो ये ट्राइग्लिसराइड हो गया। तो लिसाइथिन क्या है, एक ट्राइग्लिसराइड है। लिसाइथिन क्या है, एक फॉस्फोरिलेटेड लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। लिसाइथिन क्या है, उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लिसाइथिन में कोलिन पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि लिसाइथिन में ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक कोलिन है। फॉस्फोरिक एसिड ये P के साथ डबल बॉन्ड O इधर है, OH इधर, OH इधर, OH इधर। यानी आप फॉस्फोरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। P की वैलेंसी, फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, 5 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, 1 बॉन्ड OH से, 1 बॉन्ड OH से और 1 बॉन्ड OH से। तो H3PO4 यही तो है ना फॉर्मूला। तो ये वाला OH कोलिन वाले OH के साथ रिएक्ट करता है बेटा। तो इधर एक तुमको एस्टर बॉन्ड बन रहा है, ये भी तो एस्टर बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड O, ये भी तो बेटा देखो एस्टर बॉन्ड है। तो याद करो कि इधर वाला OH कोलिन से जुड़ेगा, इधर वाला OH ग्लिसरॉल वाले OH से जुड़ेगा, और ये OH एज इट इज पड़ा रहेगा, देखो एज इट इज पड़ा हुआ है। और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O यहां दिख रहा है। तो फॉस्फोरिक एसिड के कितने OH हिस्सा लेंगे, 2 OH हिस्सा लेंगे, ठीक है ना, एक ग्लिसरॉल के OH के साथ और एक कोलिन के OH के साथ। इस तरह से हमने आपको लिसाइथिन का स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए कोलेस्ट्रॉल एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है, उसका स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जैसा नहीं होता है, या फॉस्फोलिपिड जैसा नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड भी एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड, और ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल का नाम आप लोग सुने होंगे, ये फैट का एग्जाम्पल है या लिपिड का एग्जाम्पल है। और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, ठीक। और कोलेस्ट्रॉल जो है उससे तमाम हार्मोन्स बनते हैं हमारे बॉडी में, स्टीरॉयड हार्मोन्स उनको कहा जाता है। और कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी की भी सिंथेसिस होती है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल इस कॉम्प्लेक्स लिपिड, स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स होता है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका रोल सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट के रूप में होता है, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और उसके फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन द फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी हमने आपको बताया हुआ है कि सेमी फ्लूइड नेचर होता है
सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल चैप्टर में, तो कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है खासकर एनिमल सेल मेम्ब्रेन में। तो डिटरमाइंस द फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन इसमें रोल प्ले करता है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, तो कोलेस्ट्रॉल का रोल स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में होता है। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है फीमेल में, आपने सुना होगा ओवरी से निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है फीमेल में निकलता है ओवरी से। उसी तरह मेल में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सब कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का रोल है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करता है सेल मेम्ब्रेन की, और स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में इसका रोल है। और तीसरा इसका रोल होता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी के सिंथेसिस में भी कोलेस्ट्रॉल का रोल है। आपको मालूम है विटामिन डी स्किन में बनता है। जब सनलाइट पड़ती है स्किन पर, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सनलाइट में वो स्किन पर पड़ती हैं और कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती हैं। तो विटामिन डी के सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का रोल है। स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का रोल है। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस, ये फीमेल हार्मोन है, ये ओवरी से निकलते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो टेस्टिस से निकलता है। और कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है एनिमल सेल के, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर को डिटरमाइन करता है। बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी भी होने नहीं देता और बहुत ज़्यादा रिजिडिटी भी नहीं होने देता है। तो कोलेस्ट्रॉल का ये 3 इंपॉर्टेंट रोल आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो आइए थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर समझते हैं। एनसीईआरटी बुक में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, चित्र में दिखाया गया है। तो कोलेस्ट्रॉल में आपको कुछ रिंग्स मिलेंगे, 4 रिंग्स मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होते हैं, और जो 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होते हैं वो इस तरह से अरेंज रहते हैं, ए बी सी। ये 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है। और इससे फिर एक साइक्लोपेंटेन रिंग अटैच रहता है। सो दिस इज द साइक्लोपेंटेन रिंग। तो 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है और एक साइक्लोपेंटेन रिंग है। ये आपको समझ में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में ये 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होता है, ठीक, और एक साइक्लोपेंटेन रिंग होता है, साइक्लोपेंटेन रिंग होता है। तो 4 रिंग कंपाउंड है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का ये जो रिंग होता है इसी को स्टीरेन रिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरेन रिंग कहा जाता है, या इसी को साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ए बी सी, ये जो 3 रिंग दिख रहे हैं इसको फिनेंथ्रीन रिंग कहा जाता है। तो ये फिनेंथ्रीन हो गया। तो स्टीरेन रिंग में ये फिनेंथ्रीन हो गया और ये साइक्लोपेंटेन हो गया। तो फिनेंथ्रीन ए बी सी को मिला के क्या बोलेंगे? फिनेंथ्रीन। यानी 3 जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है इस तरह से अरेंज है, 2 पैरेलल, और ए और बी पैरेलल है और सी जो है वो बी के तिरछे है। तो इस तरह का जो 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग का अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। और ये साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन फिनेंथ्रीन के साथ जुड़ा हुआ है पर हाइड्रो बॉन्ड से, यानी ये रिंग इस बड़े वाले रिंग से जुड़ा है पर हाइड्रो बॉन्ड से। तो इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन रिंग या न्यूक्लियस। इसी को स्टीरेन रिंग कहिए या साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग या न्यूक्लियस कहिए। ये कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है और इसमें टोटल
आप देखेंगे तो 17 कार्बन होते हैं, इसमें 17 कार्बन होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद कोलेस्ट्रॉल बनाना है आपको, तो कोलेस्ट्रॉल एक अल्कोहल होता है, देखिए इसमें OL लगा हुआ है, ऑल, तो ये अल्कोहल है, तो इस जगह पर OH आप लगा देंगे। और कुछ इसमें आपको और भी चीजें बनानी है, वो आप यहाँ हाइड्रोकार्बन की चेन दिखा देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये सब कार्बन है, ध्यान रखिएगा, दीज आर ऑल कार्बन। और कोलेस्ट्रॉल में टोटल आपको 27 कार्बन मिलेगा। सो कोलेस्ट्रॉल इज 27 कार्बन कंपाउंड, कोलेस्ट्रॉल इज 27 कार्बन कंपाउंड, ये ध्यान रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन होते हैं, तो ये सब हम कार्बन बना रहे हैं, ठीक है, ये सब हम कार्बन बना रहे हैं। और इसमें साइड में भी ग्रुप्स निकले होते हैं, मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप का कार्बन है, फिर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ निकलेगा, यानी हर दो रिंग के बीच में एक मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा। ए बी के बीच में एक मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा, सी डी के बीच में एक मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा, और यहां से भी एक मिथाइल ग्रुप निकला रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 27 कार्बन टोटल मिलेगा। आप देखेंगे तो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। अगर आप काउंटिंग करिए तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 and 27। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ 27 कार्बन कंपाउंड। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो 27 कार्बन कंपाउंड है कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हो गया। एनसीईआरटी बुक में यही स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन एक गलती एनसीईआरटी बुक में कर दी गई है। एक डबल बॉन्ड होता है कोलेस्ट्रॉल में कार्बन के बीच में, वो बी रिंग में होता है, वो बी रिंग में होता है यहाँ पर। सो इट इज अ डबल बॉन्ड। यहाँ दो बॉन्ड आपको दिखेंगे, ये डबल बॉन्ड होता है इस कार्बन के बीच में। एक्चुअली अगर हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो वो यहाँ से करते हैं, इस रिंग को ए रिंग मतलब यहाँ के कार्बन को पहले नंबरिंग करेंगे, उसका यहाँ के कार्बन को नंबरिंग करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 है तो ये 5th कार्बन होगा, ये 6th कार्बन होगा, ये 7th कार्बन होगा, ये 8th कार्बन होगा, ये 9th होगा, ये 10th होगा। ऐसे नंबरिंग चलती है प्रायोरिटी बेसिस पर, ठीक है ना। ये तो हमने ऐसे रैंडमली नंबरिंग हमने कर दी है कार्बन की। तो नंबरिंग का सीक्वेंस अगर कायदे से देखें तो यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ नहीं जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 इसको लिखेंगे, फिर 11 12 13 14 समझ रहे हैं, फिर 15 16 17। उसके बाद तब ये हो जाएगा 18, फिर ये हो जाएगा 19, फिर ये हो जाएगा 20, फिर 21 22 23 24 25 26 27। क्लियर हुआ। तो जो डबल बॉन्ड होगा वो 5th और 6th कार्बन के बीच में होगा कायदे से। तो डबल बॉन्ड बिटवीन 5th एंड 6th कार्बन एटम, जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिखाया है। तो ब्लू अगर जो हमने पेन से जो नंबरिंग दी है वही नंबरिंग उसी तरीके से करनी है आपको। और जो रेड कलर से नंबरिंग दी है वो तो केवल गिना है कि कितने कार्बन एटम होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा रिंग होता है? स्टीरेन रिंग होता है। और उस स्टीरेन रिंग का दूसरा नाम क्या होता है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन रिंग, ठीक है। और इसमें 3 जो है वो साइक्लोहेक्सेन रिंग होते हैं, जिसको कि फिनैंथ्रीन रिंग कहा जाता है, जिस तरह से अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। और एक साइक्लोपेंटेन रिंग होता है, डी इज साइक्लोपेंटेन, ए बी एंड सी इज साइक्लोहेक्सेन, और इनका जो अरेंजमेंट है वो फिनैंथ्रीन रिंग के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज फिनैंथ्रीन। तो ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये फिनैंथ्रीन है, ठीक है, और ये साइक्लोपेंटेन है। क्लियर। तो फिनैंथ्रीन के साथ क्या जुड़ा है? साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रो से। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक।
तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। इसके बाद एनसीईआरटी बुक में लास्ट पॉइंट लिपिड के बारे में लिखता है कि कुछ मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड पाए जाते हैं न्यूरल टिश्यू में। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे कि न्यूरल टिश्यू कहां पाया जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट in brain and spinal cord contains structurally more complex lipid, यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड मिलेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये ध्यान रखिएगा। तो मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड आपको मिलेंगे न्यूरल टिश्यू में, और न्यूरल टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल तो मिलता ही है। यानी आप कभी भी नर्व सेल का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो नर्व सेल में एक लंबी सी ब्रांच निकली होती है साइटॉन से, जिसको एक्सॉन कहा जाता है। उसके ऊपर एक इंसुलेटर सब्सटेंस चढ़ा रहता है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। नहीं सुने हैं तो आगे नर्वस टिश्यू में पढ़ाया जाएगा। वो बना होता है लिपिड का, माइलिन शीट, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और स्पेशल लिपिड होते हैं जिसको स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड जो नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू के जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं उनके मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। स्फिंगोमाइलिन है, जैसे स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, नर्वस टिश्यू में पाए जाने वाले लिपिड हैं, ठीक है। सीरेमाइड, ये सब आगे हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है, बट यहां पर केवल एक नाम जानकारी के लिए दे रहा हूं, सिलेबस में नहीं है। तो पूछ देगा कि नर्वस टिश्यू में कुछ लिपिड बताइए जो पाए जाते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल ही पाया जाता है, उससे भी और कॉम्प्लेक्स लिपिड की बात करेंगे तो स्फिंगोमाइलिन है, सीरेमाइड है। तो ये हो गया लिपिड के